हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल एंड वेलकम बैक टू हॉरर टाइम विद साहिल। आज के इस वीडियो में जिस स्टोरी की हम लोग बात करने वाले हैं या जो इंसिडेंट मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो मेरे ही अपने गांव में एंड यूँ कह लो कि मेरी पहचान की एक फैमिली में हुआ है। सो ये इंसिडेंट जो है मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया हुआ है और ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वीडियो के एंड होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक लालच की वजह से पूरी हंसती खेलती फैमिली बर्बाद हो सकती है। सो ये वीडियो तो आपको एंड तक के ज़रूर देखनी है। एंड अगर आपको ऐसी कोई हॉरर स्टोरीज़ वगैरह पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ इस वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़ना। अभी हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। आज की स्टोरी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से। अब ऑब्वियसली क्योंकि मैं उसी गांव में रहता हूँ तो आई वोंट रिवील द नेम, बट उस गांव में एक बहुत ज़्यादा रिच फैमिली रहा करती थी जिनके अराउंड आज का पूरा इंसिडेंट है। इस फैमिली के हेड होते हैं प्रकाश जी एंड उनके टोटल 3 बेटे होते हैं एंड वो तीनों ही बेटे अपने अपने लाइफ अपने अपने करियर में वेल सेटल्ड होते हैं। इनमें जो सबसे बड़े बेटे होते हैं उनका नाम होता है पंकज, जो सेकंड नंबर के होते हैं उनका नाम होता है संदेश और जो सबसे छोटे होते हैं इन तीनों में उनका नाम होता है मयूर। ये तीनों ही भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे एंड इनकी यूनिटी के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। इवन जो संदेश थे वो एक डॉक्टर थे एंड उनका जितना सारा एजुकेशन वगैरह था या फिर जो क्लिनिक वगैरह का खर्चा था वो उनके बड़े भाई पंकज ने ही किया था। तो कहीं ना कहीं इनकी जो पूरी फैमिली थी इनके यूनिटी के वगैरह बहुत ज़्यादा बातें हुआ करती थी गाँव में। बट साल 2009 में प्रकाश जी की डेथ हो जाती है एंड यहीं से इनकी फैमिली का एक ऐसा चैप्टर शुरू होता है जिसके बाद इन सब की लाइफ पूरी तरह पलट जाती है। 2009 में प्रकाश जी के डेथ के बाद से ही संदेश की नज़रें घर की प्रॉपर्टी पर थी एंड उनका ये लालच दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। वो प्लान करने लगे कि कैसे ये सारी प्रॉपर्टी उनकी हो सकती है, चाहे इलीगल वे से हो या जो भी चीज़ें हो सकती थी। बट डीप डाउन उन्हें एक बात समझ में आ चुकी थी कि ये सब चीज़ें तब तक वर्क नहीं करने वाली है जब तक उनके बड़े भाई पंकज पावर में, क्योंकि उनके पापा के जाने के बाद से ही जो सारी फैमिली की कमान कह सकते हो या कह सकते हो फैमिली की डोर थी वो पंकज के ऊपर थी। एंड पंकज एक ऐसे इंसान थे जो कि कह सकते हो पूरी फैमिली यूनाइटेड रखना चाहते थे। तो इसी वजह से संदेश ये जानते थे कि अगर उन्हें सारी प्रॉपर्टी चाहिए तो उन्हें कैसे भी करके पंकज को साइड हटाना पड़ेगा। एंड यही से अब इसे मैं दरिंदगी कहूँ या क्या कहूँ मुझे तो समझ नहीं आता, बट संदेश एक ऐसा प्लान बनाते हैं या फिर कह लो एक ऐसा षड्यंत्र रचते अपने भाई पंकज के अगेंस्ट जो शायद कोई भाई अपने भाई के लिए नहीं सोच सकता है। संदेश की जो वाइफ थी वो भी एक डॉक्टर थी, बट जिस फैमिली से वो बिलोंग करती थी उस फैमिली में काला जादू, तांत्रिक क्रिया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन थी एंड जिसकी वजह से नेचुरली उन्होंने कई सारी चीज़ें अपनी फैमिली से ऐसी सीख रखी थी जो शायद हम में से किसी को नहीं सीखनी चाहिए। उनके साथ मिलके संदेश ने पंकज जी के ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में पंकज जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पूरी फैमिली यानी पंकज जी की जो फैमिली थी उन्होंने कई बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया, यानी वो बहुत बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गए, लेकिन कहीं पे भी पंकज जी की हालत ठीक नहीं हुई। जो पंकज अपने टाइम के कबड्डी चैम्पियन रह चुके एंड साथ ही साथ अभी करंटली वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर थे, वो पंकज 2 महीने के अंदर अंदर बेड रेस्ट पे आ चुके थे। बेड रेस्ट होने के कुछ ही महीनों बाद पंकज जी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि ना वो अब कुछ बोल पाते और ना ही कुछ समझ पाते। उन्हें हर चीज़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी एंड साथ ही साथ अब उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी शुरू हो चुकी थी। अब आए दिन ऐसा होता कि पंकज को अपने रूम में किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आती। उन्हें कंटिन्यू आवाज़ें आ रही होती है कि कोई उनका नाम ले रहा है, कोई उन्हें पुकार रहा है, कोई चीख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जैसी रात होती ये आवाज़ें और ज़्यादा बढ़ने लगती, लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि आवाज़ें किसी और को सुनाई नहीं आती है। ना सिर्फ ये, पंकज जी की रूम की कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो अपने आप यहाँ से वहाँ हो जाती, जिसे कई सारे फैमिली मेम्बर्स ने भी विटनेस किया था। बट उन्हें कभी समझ नहीं आया कि आखिर जब पंकज तो बेड रेस्ट पे थे तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो चीज़ें अपने आप यहाँ से वहाँ जाए। उन्हें ये चीज़ कभी समझ ही नहीं आई। एंड सबसे हॉरिफाइंग बात, जो पंकज जी पूरा दिन बेड रेस्ट पे होते थे, यानी वो उठ के बैठ तक नहीं सकते थे, चलने का तो सवाल बहुत ज़्यादा दूर है, वो पंकज जी आधी रात को कई बार उनका जो आंगन होता है उस आंगन में कुआं था, उस कुएं के ग्रिल पे बैठे पाए जाते थे एंड साइड में नहीं
एग्जैक्ट बीचों बीच, जहाँ पे ग्रिल के एकदम बीचों बीच वो बैठे मिलते थे। कई बार उनके बेटे ने उनको देखा, उनकी वाइफ ने उनको देखा, एंड वो डर के मारे उनको लेके आ गए। उन्हें उन्हें समझ भी नहीं आता था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि ये दिन भर उठ नहीं सकते थे, एंड ये इतना दूर आंगन में मतलब चल के गए, एंड वहाँ कुएं के बीचों बीच बैठे हुए हैं। उनके बेटे का कहना है कि जब वो उन्हें वहाँ से लेके जाते थे, उनका वेट उन्हें ऐसा महसूस होता था कि शायद 2 या 3 लोग उसके ऊपर बैठे हुए हो। एंड इसी वजह से जो पंकज जी की फैमिली थी, उन्होंने जो घर का जो मेन डोर होता है उसे भी अंदर से लॉक करके रखना शुरू कर दिया, ताकि पंकज जी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब तक जो इनकी फैमिली थी वो कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि शायद ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। ये अब तक हर एक डॉक्टर के पास जा रहे थे कि पंकज जी का कुछ इलाज हो जाए, बट इन्हें अब समझ आने लग गया था कि शायद ये चीज़ सिर्फ डॉक्टर या फिर मेडिकल साइंस से ठीक नहीं होने वाली है। लेकिन जो इनके सबसे छोटे भाई थे मयूर, उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आने लगता है कि ये सब चीज़ें शायद इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं हैं। एंड वो बस अपना डाउट क्लियर करने के लिए कह लो, या फिर उन्हें ऑलरेडी समझ आने लग गया था कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है। तो वो जो उनके पहचान के एक बाबा होते हैं, मतलब गाँव में रहते थे, या फिर कह लो एक तांत्रिक होते हैं, उनके पास जाते हैं एंड उन्हें अपने घर की सारी सिचुएशन बता देते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से उनके घर में क्या क्या चीज़ें हो रही है। जैसे वो बाबा मयूर की बात सुनते हैं तो उन्हें समझ आने लग जाता है कि पंकज के साथ क्या हो रहा है। एंड जब वो अपनी सारी सिद्धियाँ कह लो या अपनी शक्तियों का यूज़ करके उस घर के बारे में पता करते हैं, तो उन्हें समझ आने लग जाता है कि ये सब चीज़ें जो भी मयूर के घर में हो रही है, या कह लो जो पंकज जी के साथ हो रही है, इसके पीछे किसका हाथ है। एंड वो ये चीज़ बता भी देते हैं मयूर को कि ये सब चीज़ें संदेश और उसकी वाइफ मिलके कर रहे हैं, बट वो ये भी कहते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये सब चीज़ें दिख अभी रही है, बट ये सब चीज़ें शुरू किए हुआ है करीब 2-2.5 साल हो चुके हैं। एंड जिसकी वजह से अभी ये सब चीज़ें रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सब चीज़ें पता लगने के बाद ही मयूर और पंकज की जो पूरी फैमिली होती है वो कई सारे बाबाओं से कंसल्ट करते हैं। वो अलग अलग गांव में ऐसे कई सारे बाबा होते हैं। हर एक गांव का एक होता है कि हमारे यहाँ की ये बाबा फेमस है, वो फेमस है। तो ऐसे अलग अलग गांव के वो कई सारे बाबाओं से कंसल्ट करते हैं, कई तांत्रिकों से कंसल्ट करते हैं, लेकिन कोई भी इतना पावरफुल नहीं होता है कि उस ब्लैक मैजिक को वो रोक सके। एंड साथ ही साथ जैसे ये सब चीज़ें इनके साथ शुरू हुई है, तो पंकज की जो एक्टिविटीज़ थी वो और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कई बार देखा गया था, मतलब पंकज के जो बेटे थे उनके ऊपर पंकज ने एक काइंड ऑफ एनिमल बन के जो अटैक करते हैं ना, जैसे एनिमल्स के 4 पैरों पे चलते कह सकते हो, वैसे ही पंकज 4 पैरों पे चलते थे, यानी अपने 2 हाथ 2 पैरों पे चलते थे। एंड वो अटैक कर देते थे ये रात करीब 12-1 बजे के बाद। तो ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो पंकज के साथ बढ़ चुकी थी, जैसे जैसे इन लोगों ने उसके ऊपर इलाज करना शुरू किया। कुछ समय बाद पता चलता है कि पंकज की बॉडी पे करीब 3 से 4 लोगों का, या फिर कह सकते हैं 3 से 4 आत्माओं का साया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। इसके बाद पंकज के ऊपर कई सारे एग्जॉर्सिज्म्स वगैरह होते हैं, एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आत्माओं से वगैरह तो आज़ाद हो जाते हैं। बट एक चीज़ थी जो उनके ऊपर अभी भी कब्जा की हुई थी, वो था ब्लैक मैजिक। यानी उनके ऊपर से भले ही एग्जॉर्सिज्म करके आत्मा वगैरह का साया था, वो सब तो निकल चुका था, जिसमें कई साल लग चुके थे, लेकिन जो ब्लैक मैजिक था वो अभी भी उनके ऊपर काम कर रहा था, जिसकी वजह से कई बार उन्हें अचानक से बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। अब एक और जहाँ पे पंकज जी यहाँ पे ठीक होते होते आ गए थे, वही जो दूसरी ओर संदेश था। संदेश का जो प्लान था कि वो सारे गलत चीज़ों से इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी नाम पे करें, वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका था। यानी कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द जो भी सारी प्रॉपर्टी थी वो उनके नाम पे हो चुकी थी। बट तब सीन में आता है मयूर को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ में आनी शुरू हो जाती है, एंड वो कुछ कोर्ट केसेस वगैरह करते हैं संदेश के अगेंस्ट में कि कैसे कुछ इलीगल चीज़ों से ये सब चीज़ें हो रही है। मयूर नहीं चाहते थे कि जो पूरी फैमिली अलग हो, इसलिए उन्होंने कई सारे कोर्ट केसेस वगैरह कर लिए। एंड उसके बाद क्योंकि मयूर के कोर्ट केसेस से अब संदेश को प्रॉब्लम होने लगी, तो इसीलिए संदेश का जो नेक्स्ट टारगेट था वो थे मयूर। एंड इसके बाद मयूर के साथ भी कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। कई बार मयूर के सपने में ऐसा कोई एक शख्स आता है जो उनकी खिड़की से झाँक के उन्हें कहता है कि आजा, दरवाज़ा खोल और बाहर आजा, मेरे साथ चल, बाहर चलते हैं।
अब मयूर को तो ये सारी चीज़ें कभी समझ नहीं आती है, बट जैसे उन्हें ये सपने आते हैं वो अचानक डर जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि उन्हें जो वो फिगर दिख रहा होता है, जो आदमी उन्हें दिख रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा डरावना सा होता है एंड वो उन्हें कभी नहीं पहचानते थे। इसके साथ साथ ही अचानक कभी उनके पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता, कभी उनके पैर अचानक से, मतलब कह सकते हो ना कि पैरों से चलना नहीं हो रहा है। एंड कभी कभी जो चीज़ मैंने खुद ने देखी है कि उनके फोर आर्म जो होते हैं, उस फोर आर्म्स पे कई जगह उन्हें ऐसे निशान आ जाते थे जिससे लगता था कि जैसे किसी ने उन्हें कोई अगरबत्ती या कोई जलती हुई चीज़ चुभाई हो। जैसे वो ये सब चीज़ें उनके जो वो बाबा थे उन्हें बताते हैं, तो वो बाबा उन्हें बता देते हैं कि ये सब चीज़ें वापस संदेश करवा रहा है, ताकि क्योंकि तुम्हारे जो एक्शंस है उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एंड वो कहीं ना कहीं अभी तुम्हें भी गिराना चाहता है, बट तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से घर पे नहीं आ पाता है एंड इसीलिए वो तुम्हें बुलाता है बाहर। जैसे मयूर को ये सब चीज़ें समझ आ जाती है और बाबा से कुछ कंसल्ट वगैरह करके कुछ लॉकेट वो ले लेते हैं, साथ ही साथ कुछ बबूत राख वगैरह सब अपने पास रखते हैं हमेशा, तो जिससे मयूर के ऊपर कोई चीज़ कभी हावी तो नहीं हुई, लेकिन उनके हाथों पे वो सारे निशान हमेशा देखे जा सकते थे। इसके बाद कई सालों तक कोर्ट केसेस चले एंड धीरे धीरे करके संदेश वो सारे कोर्ट केसेस हारता गया एंड जितनी सारी उसकी कुछ सालों की मेहनत थी वो सारी अचानक से ख़राब होने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, अब क्या करना, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक करने वाले। एक ऐसा रिचुअल जिसे कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि वो वैसे ही अपनी लाइफ में सब कुछ गंवा चुके हैं तो वो एक रिस्क लेना चाहते थे एंड इसीलिए वो इस रिचुअल को करने के लिए जितनी सारी प्रिपरेशंस होती है वो सब कर लेते हैं। बट इसके बाद जो हुआ वो आप में से किसी ने नहीं सोचा होगा। संदेश एंड उनकी वाइफ ने जो सारी ब्लैक मैजिक एक्टिविटीज़ और रिचुअल्स परफॉर्म करी थी, इस बार ये सारी ब्लैक मैजिक एक्टिविटीज़ उनके ऊपर उल्टी पड़ गई थी। यानी जिन स्पिरिट्स को उन्होंने समन किया था कि वो मयूर को कुछ हार्म पहुंचाए, वो स्पिरिट्स उनसे कंट्रोल नहीं हुई एंड जो भी सारा ब्लैक मैजिक था, जो भी सारी एक्टिविटीज़ थी, वो उनके ऊपर उल्टी पड़ गई। वो स्पिरिट उन दोनों की जान लेके चली गई। उन दोनों की डेड बॉडीज़ करीब 1-2 दिनों के बाद जहाँ पे वो ये सारे रिचुअल्स कर रहे थे वहाँ पे मिली एंड उनकी बॉडी एकदम पूरी तरीके से काली पड़ चुकी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे अंदर से शायद जल चुकी हो, ऐसी कुछ तो ऐसा लग रहा था इसे अंदर से किसी ने जलाया हो, ऐसी पूरी तरीके से काली काली उनकी बॉडी हो चुकी थी। सबको पता था कि ये सब चीज़ें किस वजह से हुई है, बट जब इनका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो कोई डॉक्टर, कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट, कोई ऐसा नहीं था जो कि ये बता पाया हो कि आखिर इनकी डेथ कैसे हुई। एंड संदेश एंड उसकी वाइफ की डेथ के साथ ही ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अभी जो इनकी फैमिली है, ऑल्दो उनमें संदेश की फैमिली नहीं है, बट पंकज और मयूर की जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक अपना ज़िंदगी जी रहे। अब वो ये सारे ट्रॉमा से थोड़ा बहुत रिकवर कर चुके हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और यूनिटी थी। जो पंकज ने अपने भाई को डॉक्टर बनाने में हेल्प की, आज उसी भाई की वजह से ऑलमोस्ट दोनों मयूर और पंकज के ऊपर इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो खैर अब तो वो फैमिली मूव ऑन कर चुकी है इन सब चीज़ों से एंड अपनी अपनी लाइफ जी रही है। बट ये स्टोरी काइंड ऑफ कह सकते हो पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी एंड देख रहे हो एक लालच की वजह से कितना कहाँ से कहाँ पहुँच गई स्टोरी। सो यही है, अगर भाइयों में, फैमिलीज़ में ये सब चीज़ें आती है तो कहीं ना कहीं बहुत गलत इफेक्ट करती है। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।